हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस विजन क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि हम बोर्ड के अंदर जो स्पेशली आरबीएससी बोर्ड के अंदर जितने भी जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम चैप्टर वाइज यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो 1 से लेकर 6 चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो को इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड किया है जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल नाम से है। आप वहाँ पर जाकर के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक के भी न्यूमेरिकल्स को, हर न्यूमेरिकल जो बोर्ड के अंदर आया हुआ है उसका सॉल्यूशन जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 है जो है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आज तक पूछे गए हैं उन सभी न्यूमेरिकल को यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है और 1 बाय 1 करके हम एक एक न्यूमेरिकल का यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए बिना देर करें हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं वो 2025 बोर्ड मेन एग्जाम में जो आरबीएससी के है वो पूछा गया था। एज इट इज़ इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो न्यूमेरिकल है वो है द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन द फॉलोइंग सर्किट इज। ये जो सर्किट है जहाँ पर एक एसी सोर्स है और एसी सोर्स से जो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को जो श्रेणी क्रम में लगाया गया है, सीरीज में लगाया गया है, सीरीज में ये कनेक्टेड हैं। तो इन तीनों को जब सीरीज में लगाया गया है तो इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो यहाँ पर होगा उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम जानते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये है। तो इसका जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा जो इस LCR सर्किट का है उसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, या यहाँ VC अगर इंक्रीज है तो VC माइनस VL का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा तो हम दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास LCR सर्किट का जो वोल्टेज है वो आ जाएगा, इस फॉर्मूले से हम इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर देंगे। तो यह हमारे पास आंसर हो जाएगा रूट में VR की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। ये एक रेजिस्टेंस है जिस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 8 वोल्ट हमें गिवन है। तो यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, VL की वैल्यू 4 वोल्ट है और VC की वैल्यू 10 वोल्ट गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो 4 माइनस 10 और इसका स्क्वायर, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 4 माइनस 10 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो 36। तो इस तरह से ये हमारे पास 100 और आंसर हमारा 10। तो वोल्टेज जो LCR सर्किट का होगा वो 10 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो वोल्टेज हमें क्वेश्चन में आस्क किया गया था कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होगी। और सिंपली हमने ये फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके 10 वोल्ट, ये एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसमें 10 वोल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल का है वो 2025 में बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उससे लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन LCR सीरीज अल्टरनेटिंग सर्किट, एक हमारे पास LCR सीरीज अल्टरनेटिंग सर्किट है जिसमें R की वैल्यू, XL की वैल्यू और XC की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। हमें फाइंड करना है द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का या परिपथ का हमें प्रतिबाधा जो यहाँ पर फाइंड करनी है। सर्किट जो है वो उसमें हमारे पास एक R है, एक L है और एक C है। ये तीन चीज़ें कनेक्टेड हैं किसी AC सोर्स के साथ। R की जो वैल्यू है 25 ओम गिवन है, XL की वैल्यू 212 ओम गिवन है और XC की वैल्यू भी 212 ओम हमें गिवन है। तो इस तरह से ये वैल्यूज हमें गिवन है। हमें यहाँ पर जो इसका नेट इम्पीडेंस है उसे फाइंड आउट करना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ नेट इम्पीडेंस इन LCR सीरीज सर्किट वी नो दैट, हम जानते हैं कि Z इजिकल टू होता है रूट में R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछले वोल्टेज के लिए करा था सेम उसी तरह से भी लगभग ये फॉर्मूला है। इसमें हम यहाँ पर अप्लाई कर दें इनकी वैल्यूज़ को। तो R की वैल्यू हमें 25 गिवन है तो 25 का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू हमें 212 गिवन है माइनस XC की वैल्यू भी हमें 212 गिवन है का होल स्क्वायर। 0 का 212 में से 212 जाएगा, 0 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। यहाँ 25 का होल स्क्वायर और रूट, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 25 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर 25 आ जाएगा। तो Z जो हमारे पास इम्पीडेंस होगा
विच इज़ इक्वल टू 25 ओम। और इस तरह से हमने सिंपली इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर लेंगे। इस तरह से जो ये फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमने इजीली सॉल्व किया। इस चैप्टर से ज़्यादातर देखा गया है कि हर बोर्ड के एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल कंफर्म आता ही है, और 2-3 तरीके के न्यूमेरिकल ही हैं, उन्हीं को बार बार जो है यहाँ पर रिपीट करके लाया गया है। अभी हम देखेंगे कि आने वाले पिछले और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इन्हीं पैटर्न पर बेस्ड हैं, पर उनमें थोड़ा बहुत चेंज है। तो वो जो भी चेंज है हम यहाँ पर करेंगे कंफर्म। अगर हम इतने सारे न्यूमेरिकलों को इस चैप्टर के हम इस तरह से बोर्ड के आए हुए अगर सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से इसी पैटर्न पर आधारित हमें क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेगा और हम इजीली उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसे नोट कर लें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी 2025 में बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसी से लिया गया है। इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी कि अपचाई जो है ट्रांसफार्मर है जो कन्वर्ट कर रहा है 2200 वोल्ट को इनटू 220 वोल्ट। इसकी जो स्टार्टिंग वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल पर जो वोल्टेज है वो अप्लाइड है वो है 2200 वोल्ट। इस 2200 वोल्ट को ये ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कर देता है, जो सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज है वो हमें गिवन है 220 वोल्ट। तो हमें पता है इसने वोल्टेज को डाउन करा है, इसलिए ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का जो नाम है स्टेप अप और स्टेप डाउन वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग रखा जाता है कि वोल्टेज को कम कर रहा है तो स्टेप डाउन और वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है तो स्टेप अप। आगे क्वेश्चन में डिमांड है कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स प्राइमरी कॉइल इज 1600, यदि प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं अगर वो 1600 हमारे पास है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने होंगे ये हमसे पूछा गया है। इस तरह का जो क्वेश्चन है बोर्ड में कई बार पूछा गया है। अभी आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी ईयर में इसी पैटर्न पर बेस्ड जो है क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पर वोल्टेज का जो दोनों तरफ वोल्टेज है वो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में वो हमें गिवन है। एक तरफ जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमसे पूछे गए हैं। सेम पैटर्न पर बेस्ड अगर हमें एक साइड करंट की वैल्यू गिवन हो कि प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाला करंट इतना है, तो हम सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो कितना होगा। तो यहाँ जो तीन बातें हैं वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है V1/V2। जो वोल्टेज का रेशो होगा प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में वो इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। इन दोनों में चीज़ें जो है सेम आती है, 1-1 वाले ऊपर और 2-2 वाले नीचे। लेकिन जब हम करंट के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो वो जस्ट इसका उल्टा आती है। ये इक्वेशन हमने पहले से डिराइव की हुई है। ये फॉर्मूला वेरी वेल नोन फॉर्मूला है, हमें ध्यान रहना चाहिए। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें जो भी तीन चीज़ें गिवन है, जो वोल्टेज वाले दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पूछा है तो वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स इन दोनों का यूज़ करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें वोल्टेज गिवन है और करंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो वोल्टेज और करंट वाली इक्वेशन को लेकर के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। और अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, करंट के बारे में पूछ रहा है तो हम नंबर ऑफ टर्न्स और करंट इन दोनों इक्वेशन को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। इन्हीं में से जो है आपस में चीज़ें पूछी जाती है और बार बार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को हमसे पूछा है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास वोल्टेज है और नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में इंक्वायरी की गई है, तो हमें वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स को लेना है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा V1/V2 = N1/N2। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। हमें V1/V2, V1 हमारे पास है 2200 अपॉन V2 हमारे पास है 220 = N1 हमें गिवन है 1600 और N2 हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम यहाँ से इससे ये कट जाएगा 10 टाइम्स। N2 की वैल्यू निकालें, N2 का हम इधर ले आएंगे और 10 से उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो है 160 टर्न्स आ जाएंगे। तो इस तरह से जो सेकेंडरी कोइल्स पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल विल बी 160। तो हमारे पास जो सेकेंडरी कोइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है 160 होंगे। इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप इसे नोट कर लें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2025 बोर्ड मॉडल पेपर में हमसे पूछा गया था। वो क्वेश्चन है कि द पावर फैक्टर, अब हमें पावर फैक्टर जो है वो बोला गया है कि ऑफ ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज। अब हमको प्योर एक सर्किट है, एसी सर्किट है,
जो प्योर कैपेसिटिव है इसका मतलब उसमें एसी सोर्स के अलावा जो कंपोनेंट कनेक्टेड है वो केवल और केवल कैपेसिटर ही कनेक्टेड है, संधारित्र ही कनेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ पर एक कैपेसिटर है और वो एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। इस तरह का जो है एक अरेंजमेंट हमारे पास है। इस अरेंजमेंट के लिए हमें पावर फैक्टर चाहिए। तो हमें पता है किसी भी एसी सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है, पावर फैक्टर विच इज इक्वल टू कोस फाई और आर अपॉन जेड, ये जो है पावर फैक्टर की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो फाई जो है फेज डिफरेंस होता है। अब हम जानते हैं कि जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है, जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है उसके लिए जो फाई की वैल्यू होती है, जो फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है, जो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस होता है, वो फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। फॉर because we know that phi is equal to pi by 2 for pure capacitive सर्किट। और इनमें से भी अगर हम बात करें कि करंट आगे होता है या वोल्टेज आगे होता है, तो इसमें जो करंट है वो पाई बाई टू आगे होता है वोल्टेज से कैपेसिटर के अंदर। तो अभी फिलहाल हमको केवल फेज डिफरेंस चाहिए, तो पाई बाई टू जो है फेज डिफरेंस इसमें रहता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। तो सिंपली हम इसको यहाँ अप्लाई कर दें तो हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो जो कोस फाई होता है, फाई की जगह हम वैल्यू रख दें पाई बाई टू, तो कोस पाई बाई टू होता है 0। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर की वैल्यू है दैट इज 0, तो उसकी जो वैल्यू है 0 होगी। यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा, नोट डाल के हम यहीं पर नोट कर लें कि अगर हमसे पावर फैक्टर ही पूछा जाए फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, अगर हमारे पास जो सर्किट है वो अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, इसका मतलब उसमें केवल और केवल एल ही कनेक्टेड हो, एसी सोर्स के साथ केवल और केवल एक इंडक्टर कनेक्टेड हो, एल ही कनेक्टेड हो, तो इस केस में भी जो फाई की वैल्यू होती है वो पाई बाई टू ही होती है। इसमें जो करंट होता है वो वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे होता है। तो फेज डिफरेंस पाई बाई टू होने के कारण यहाँ पर भी जो पावर फैक्टर निकलेगा वो पावर फैक्टर की वैल्यू जो कोस फाई होती है, जो कोस फाई की जगह पाई बाई टू रखेंगे और इसका आंसर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए भी जो पावर फैक्टर होता है वो 0 के बराबर होता है। और अगर हम बात करें प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट इसका मतलब जिस सर्किट में केवल और केवल एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, एसी सोर्स के साथ केवल और केवल एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड हो, तो इस तरह का जो सर्किट होता है, इस सर्किट के लिए अगर हम बात करें तो जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें फेज डिफरेंस 0 होता है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, फेज डिफरेंस यहाँ 0 होता है। इसलिए इसके लिए जब हम पावर फैक्टर की बात करेंगे तो कोस फाई से फाई की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी और कोस 0 1 होता है। इसका मतलब इसका जो पावर फैक्टर है वो हमारे पास 1 यहाँ पर निकल करके आ जाता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। और अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि यदि रेजोनेंस कंडीशन है इन LCR सर्किट, अगर हमारे पास कोई LCR सर्किट है जिसमें रेजोनेंस की कंडीशन अप्लाई हो रखी है, रेजोनेंस यानी अनुनाद की कंडीशन अप्लाई हो रखी है, तो हम जानते हैं कि अनुनाद की कंडीशन में जो LCR सर्किट है वो बिहेव करता है एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। जो LCR सर्किट है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो केवल और केवल प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन के लिए XL और XC दोनों बराबर होते हैं, जिसके कारण जो इम्पीडेंस है वो R के इक्वल हो जाता है। इसलिए LCR सर्किट रेजोनेंस के केस में प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। और जब वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो उसके भी करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है फाई इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा, और उसका भी जो पावर फैक्टर है जो कोस फाई होता है वो कोस 0 होने के कारण 1 हो जाएगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन में LCR सर्किट का भी पावर फैक्टर जो है हमारे पास 1 होता है। इस तरह से हमसे क्वेश्चन में प्योर कैपेसिटिव के लिए, प्योर इंडक्टिव के लिए, प्योर रेजिस्टिव के लिए या रेजोनेंस LCR सर्किट के लिए किसी के लिए भी पावर फैक्टर हमसे पूछा जाए तो हम सिंपली उनका जो फेज डिफरेंस होता है उन्हें ध्यान में रखते हुए सभी की पावर फैक्टर की वैल्यूज़ को ईजिली हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2025 बोर्ड का मॉडल पेपर में ही जारी किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम ध्यान से समझते हैं ताकि इस पैटर्न पर बेस्ड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, हमारे पास एक प्योर इंडक्टर है जो
इंडक्टेंस की जो वैल्यू है एल वो हमें 25 मिली हेनरी गिवन है। तो जो गिवन है हमारे पास वो चीज़ है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ हेनरी इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। अब जो ये है वो ये जो इंडक्टर है वो एक 220 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्टेड है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 50 हर्ट्ज, यदि सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज हो, तो 50 हर्ट्ज अगर हो तो हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर हम बात करें इंडक्टर के लिए तो XL जिसे हम कहते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। प्रतिघात, प्रेरणीय प्रतिघात, XL की वैल्यू जो है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL की वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं कि XL की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा L के बराबर होती है। जैसे कि हम और भी वैल्यूज देखें कि XC की जो वैल्यू होती है वो 1/ओमेगा C के बराबर होती है, ऐसे XL की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा L के बराबर होती है। यहाँ हम ओमेगा की वैल्यू अगर रख दें तो हम ओमेगा को 2πf भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि ओमेगा बराबर होता है 2π/T, और 1/कैपिटल इस 2π को हम एज इट इज़ रखें, 1/T को हम f भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और f जो लीनियर फ्रिक्वेंसी है उसमें रिलेशन होता है ओमेगा बराबर 2πf, और यहाँ सिंपली जो L है हम वो भी लिख देंगे। तो हम जो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें हम ये वैल्यूज पुट कर दें, 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह हमारे पास पाई आ जाएगा, F की जगह हमें फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज गिवन है तो 50 आ जाएगा, और L की जगह जो हमें इंडक्टेंस 25 मिली हेनरी दिया हुआ है तो 25 इंटू 10⁻³ यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली हम इसको सॉल्व करके जो है XL की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास XL की वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाएगी, 2 को 25 से 50 आ जाएगा, 50 2500 हो जाएगा, और इसको हम पाई इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होकर के आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें 2.5 इंटू पाई की वैल्यू, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो 2.5, और पाई की जो वैल्यू है उसे हम 3.14 यहाँ रख दें। सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और XL की जो वैल्यू है वो हमारे पास ओम में जो है आंसर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन है, अगर पाई की फॉर्म में अगर हमें MCQ में आंसर गिवन है तो हम इस पाई को नहीं सॉल्व करेंगे, वैसे ही हम आंसर लिख देंगे, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू में है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे। ओम के अंदर इसकी यूनिट होगी, चाहे R हो, चाहे XL हो, या XC हो, या Z हो, इन सब की ये सभी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, तीनों की जो यूनिट होती है वो ओम ही होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास XL की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। और इसी के अंदर अगर हमें इंडक्टर की बजाय कोई कैपेसिटेंस दिया हुआ होता, C की वैल्यू गिवन होती और V गिवन होता, या F भी हमें गिवन होता और XC की वैल्यू पूछी जाती, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा जाता है, XC की वैल्यू पूछी जाती, तो हम 1/ωc, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 2πf लिख करके F और C की वैल्यू रख के यहाँ आंसर निकाल दे सकते थे या निकाल लेते। अगर और इस क्वेश्चन में हमें जो है वोल्टेज रिक्वायर्ड नहीं है XL या XC की वैल्यू निकालने के लिए, हमने बिना वोल्टेज इस टर्म का यूज़ करे ही इसका सॉल्यूशन कर लिया है। तो ये टर्म जो है हमें एक्स्ट्रा गिवन है, बाकी हमने इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से कर लिया। तो इस तरह से ये 2025 बोर्ड के मॉडल पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल था, तो वो भी हमने सॉल्व करा। अब हम देखते हैं इससे पहले के जो और भी क्वेश्चंस हैं उनमें न्यूमेरिकल में इस चैप्टर से जो है हमसे और भी क्या बातें पूछी गई है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसे उतार लें। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2024 में सप्लीमेंट्री बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें आया हुआ न्यूमेरिकल है। फटाफट से हम इस न्यूमेरिकल को भी देखते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकली रेजोनेंस, कंडीशन जो है वो इलेक्ट्रिकली रेजोनेंस की कंडीशन हमें गिवन है, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 212 ओम। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो धारितीय प्रतिघात है उसकी वैल्यू हमें 212 ओम गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव यानी प्रेरणीय प्रतिघात की जो वैल्यू है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू है, XL की वैल्यू, वो हमें फाइंड आउट करने को यहाँ पर
कहा गया है। बड़ा ही सिंपल और इजी जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, फॉर द रेजोनेंस कंडीशन, फॉर द रेजोनेंस कंडीशन वी नो दैट, रेजोनेंस की कंडीशन के लिए, अनुनाद की कंडीशन के लिए हम जानते हैं कि एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन वेरी वेल नोन कंडीशन है जो रेजोनेंस की कंडीशन होती है कि एक्सएल और एक्ससी बराबर होने चाहिए। तो हमें न्यूमेरिकल में एक्ससी की वैल्यू दी हुई है, एक्सएल की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्सएल की वैल्यू भी वही होगी जो एक्ससी की वैल्यू है, और एक्ससी की वैल्यू 212 ओम है, तो एक्सएल की वैल्यू भी 212 ओम हो जाएगी। और सिंपली हमने इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर दिया। अब देखते हैं हम इसी सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो भी 2024 में बोर्ड का सप्लीमेंट्री एग्जाम में, जो आरबीएससी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रूव दैट द मीन पावर सप्लाइड टू ए इंडक्टर इन ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो जो मीन पावर है या एवरेज पावर जो है वो सप्लाई जब करते हैं हम किसी प्योर इंडक्टिव सर्किट को, इंडक्टर को, तो जो कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज पावर होती है वो जीरो होती है। यहाँ हम इसके लिए निकालना चाहेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए। हमारे पास एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है इस तरह से, जिसमें केवल और केवल इंडक्टर ही कनेक्टेड है। तो इसके कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर जो है वो जीरो होती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने जो भी इस पर ऐसी वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, लेट दिस वोल्टेज इज V इजिकल टू V नोट साइन ओमेगा टी। माना कि हमने जो इस पर वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, एसी सोर्स का वोल्टेज जो है वो है V नोट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इसमें फ्लो होने वाले करंट की अगर बात करें तो करंट की वैल्यू हो जाएगी I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि प्योर इंडक्टर जब इंडक्टिव सर्किट जब होता है, जो शुद्ध जो प्रेरकत्वीय परिपथ होता है उसके अंदर जो करंट होता है वो पाई बाई 2 पीछे होता है वोल्टेज से, ऐसा हम जानते हैं। इस बात को हम ध्यान रखें हमेशा। तो जो वोल्टेज से करंट है वो पीछे होता है पाई बाई 2, इसलिए जो वोल्टेज में अगर फेज ओमेगा टी आ रहा है तो करंट का जो फेज है वो पाई बाई 2 पीछे आएगा, यानी पीछे आएगा यानी माइनस हो जाएगा। तो इसका फेज हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ऐसा एल में हमेशा होता है। जिन्हें नहीं पता है वो भी इस बात को ध्यान में रखें कि भाई आर के अंदर करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस जीरो होता है। एल जब कनेक्ट होता है प्योर तो उसमें करंट जो होता है पाई बाई 2 पीछे होता है, यानी कि इसमें माइनस पाई बाई 2 आएगा करंट वाले केस में। और अगर ये ही प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता या शुद्ध संधारित्रीय परिपथ होता, केवल यहाँ पर संधारित्र लगा होता, कैपेसिटर लगा होता, तो इसका जो करंट है वो पाई बाई 2 आगे होता, तो इसका फेज आता ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये तीनों बातें हमें ध्यान रखनी है, आर के लिए, एल के लिए और सी के लिए। फिलहाल हमने एल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर करंट की वैल्यू को रखा है। ये वोल्टेज को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। करंट को हम चाहें तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आई नोट, और इसमें ऐसे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन माइनस थीटा इजिकल टू होता है, बिकॉज साइन माइनस थीटा इजिकल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो वो वैल्यू हम यहाँ देखें तो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस कॉमन लेते ही पाई बाई 2, जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इस इक्वेशन में से माइनस को हमने पहले बाहर निकाला तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी हो गया, और जो माइनस बाहर आया वो साइन माइनस थीटा इजिकल टू जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो साइन 90, पाई बाई 2 को 90 कह सकते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, अगर इसको हम देखें साइन 90 माइनस थीटा इस कोऑर्डिनेट में आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, और साइन ये 90 है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा माइनस का आई नोट साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा। तो इस तरह से जो है हमारे पास करंट की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास जब प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है तो उसमें वोल्टेज की वैल्यू इक्वेशन 1 से और करंट की वैल्यू इक्वेशन 2 से यहाँ पर गिवन होगी। तो जब बात आएगी एवरेज पावर निकालने की, एवरेज या मीन पावर क्या होगी, एवरेज पावर क्या होगी, मीन पावर क्या होगी, तो हम इसे सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे 1/t। पहले तो टोटल पावर कैलकुलेट करेंगे एक साइकिल के लिए, तो एक साइकिल के लिए टोटल पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पावर की वैल्यू P इजिकल टू होता है VI, तो VI यहाँ पर आ जाएगा, ये पावर आ गई। अब इसको एक कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर कैपिटल T,
जीरो से कैपिटल टी का मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट साइकिल के लिए हमने टाइम दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक के लिए पावर को कैलकुलेट करना है। तो ये टोटल पावर कैलकुलेट कर देगा जीरो से लेकर कैपिटल टी टाइम के लिए। और फिर एवरेज निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास dt। इस तरह से जो है हम एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है इसको हमने यहाँ अप्लाई करा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज़ जब हम रखेंगे तो 1/t इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी, v और i की वैल्यू रखनी है तो v की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, वो है v नोट साइन ओमेगा टी। v नोट को मैं पहले ही आउटसाइड ले लेता हूँ, साइन ओमेगा टी। और यहाँ से i की वैल्यू जब हम रखेंगे तो आएगा माइनस का, तो माइनस हम आउटसाइड ले लेते हैं, आई नोट को हमने आउटसाइड ले लिया, कोस ओमेगा टी और डी टी। आगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि हमें पता है कि जो 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। ये फॉर्मूला है, हमें पता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। वहाँ से हमने डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ लिया और यहाँ पर 2 साइन थीटा कोस थीटा को लिख दिया साइन 2 थीटा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये एज इट इज। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। जो डिफरेंशियल होता है वो साइन थीटा का कोस थीटा हो जाता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कोस थीटा होता है। तो माइनस की वजह से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा कोस 2 ओमेगा टी। अब ये साइन जो है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला है, इसमें 2 ओमेगा टी का अलग से डिफरेंशियल करेंगे। तो जब 2 ओमेगा टी का हम अलग से डिफरेंशियल करते हैं, डी अपॉन डी टी करते हैं, तो यहाँ 2 ओमेगा आउटसाइड आ जाएगा और डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 ओमेगा आएगा। उससे हम जब इंटीग्रेशन होता है तो उस जो भी यहाँ डिफरेंशियल इसका आया उससे हमें डिवाइड करना होता है। इंटीग्रेशन हम जानते हैं करना, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ डिवाइड करना होगा और इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे जीरो से कैपिटल टी तक। इसको आगे सॉल्व करें तो वी नोट आई नोट अपॉन 2t और फिर यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं हम, तो 2 ओमेगा को चाहे तो अभी हम आउटसाइड निकाल लें तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 ओमेगा और लिमिट इस पर अप्लाई कर दें हम, तो हमारे पास हो जाएगा कोस 2 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हम साथ में रख दें, चाहे तो हम बाद में भी रख सकते हैं और साथ में भी रख सकते हैं। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ से हमने रख दिया और टी पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो ये स्मॉल टी है उसकी जगह यहाँ कैपिटल टी आ जाएगा, माइनस फिर हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा कोस, स्मॉल टी की जगह जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रखें हम, तो यहाँ हम टी से टी कट गया, 2 पाई और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 पाई आ जाएगा। तो कोस 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो कोस की वैल्यू हम निकाल लें, कोस पाई, कोस 2 पाई, कोस 3 पाई और कोस 4 पाई। 4 पाई में भी कोस यहीं पर आ गया, जो वैल्यू जीरो की होती है वही वैल्यू कोस 4 पाई की होती है, वही कोस 2 पाई की होती है, वही जो है 6 पाई की होती है। इस तरह से वैल्यू होगी। तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1। और आगे भी हम देख रहे हैं माइनस कोस जीरो की वैल्यू भी होती है 1, तो इस तरह से ये 1 माइनस 1 होकर के जीरो आएगा और जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा ही आंसर जो है जीरो हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने एवरेज या मीन पावर जो निकाली वो मीन पावर जो है हमारे पास आ जाएगी 0। तो इस तरह से जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है उसके लिए एवरेज या मीन पावर जो होती है पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए वो हमेशा ही कैसी होती है 0 होती है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। आप ध्यानपूर्वक इसको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को यहाँ समझते हुए अंडरस्टैंड करते हुए जाएं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो ताकि मैं उसका और अच्छे से सॉल्यूशन यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसको ध्यानपूर्वक उतार लें समझ करके, या अभी इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2024 बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है हमारे पास है। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 1:2। तो हमें एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल जो है उनमें नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो गिवन है, यानी कि N1/N2 जो है हमें गिवन है 1:2।
नेक्स्ट है इफ द वोल्टेज इन प्राइमरी कोयल इज 220, तो जो प्राइमरी कोयल में वोल्टेज अगर है वो 220 वोल्ट है, देन फाइंड द वोल्टेज इन सेकेंडरी कोयल, तो सेकेंडरी कोयल पर वोल्टेज क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी पहले हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने सभी पैटर्न जो भी हो सकते हैं इसमें उन सभी का जिक्र करा था। सिंपली इसको फटाफट से हम सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज वी नो दैट वोल्टेज का जो रेशो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल में वो सीधा सीधा नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल होता है, और करंट की अगर हम बात करें तो वो अपोजिट होता है। इस तरह से ध्यान रखें। अब हम इसको सॉल्व कर दें, इनकी वैल्यू रख दें। V1 की जो वैल्यू है वो 220 गिवन है, V2 की हमें फाइंड आउट करनी है, और N1/N2 1:2 हमें गिवन है। तो V2 को हम यहाँ ले जाएँ तो V2 यहाँ आ जाएगा, 2 को इधर ले जाएँ तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 044। तो इस तरह से जो है V2 सेकेंडरी कोयल पर जो वोल्टेज होगा वो 440 वोल्ट होगा, और V2 की जो वैल्यू है वो हमने इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से जो सेकेंडरी कोयल है, द्वितीय कुंडली है, उसके अंदर जो वोल्टेज होगी वो 440 वोल्ट होगी। तो प्राइमरी कोयल पर वोल्टेज जो है उसका जस्ट डबल यहाँ पर हमको देखने को मिला है। अगर क्वेश्चन को इस तरह से पूछ ले कि सेकेंडरी कोयल पर जो वोल्टेज होगी वो प्राइमरी कोयल से कितने टाइम्स ज़्यादा होगी, तो उससे ये 2 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगी। जब भी क्वेश्चन के अंदर जैसी डिमांड की जाती है हमें आंसर वैसा ही जो है हमें देना होता है। तो उस तरह से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा, आप इसे नोट कर लें। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2024 बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में हमसे पूछे गए, तो हमारी सीरीज में हम इसे भी इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एसी सर्किट द रूट मीन स्क्वायर करंट, तो रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ऑफ करंट जो है हमें गिवन है, यानी कि हमें यहाँ पर IRMS जो वैल्यू है वो गिवन है, और वो है √2 एम्पियर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। जो भी चीज़ हमें गिवन होती है हम पहले उनको लिखें न्यूमेरिकल में, आगे फिर हम उसका फॉर्मूला लगाएं, अच्छे से उनकी वैल्यूज़ को रखें और आंसर तक हम लिख पहुँचे, यूनिट के साथ उसका आंसर दें। तो इस तरह से हम जो है पूरे मार्क्स न्यूमेरिकल के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो हमें गिवन है सबसे पहले हमने वो लिखा है। आगे बोला गया है कि इट्स पीक वैल्यू इज़, तो इसकी पीक वैल्यू क्या होगी। सिंपली हमसे ये पूछा गया है, तो बिकॉज वी नो दैट IRMS इज इक्वल टू होता है I0/√2। ये हम जानते हैं IRMS जो है I0/√2 के बराबर होता है। तो IRMS की जो वैल्यू दी हुई है हमें √2, हम वो रख देंगे IRMS की वैल्यू। तो यहाँ से जो है हमारे पास I0 की वैल्यू आ जाएगी। I0 जब यहाँ निकालेंगे √2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 × √2, तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, जो 2 एम्पियर। तो इस तरह से जो है कि इसका जो पीक वैल्यू होगी करंट की I0, उसकी वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर जो है आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी 2024 बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम में ही पूछा गया है इस चैप्टर से, वो है द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी एवरेज वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हमें पता है जितना ये पॉजिटिव साइकिल होता है उतना ही ये नेगेटिव साइकिल में भी होता है। अगर हमसे कंप्लीट साइकिल के लिए अगर बात कर रहा है, एक पूरे चक्र के लिए जब हमसे बात कर रहा है, तो एवरेज जब हम निकालेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, और हाफ साइकिल के लिए जब निकालते हैं तो इसका आंसर जो है हमारे पास आता है अलग। लेकिन जब हम कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो उस समय पर इसका जो आंसर है वो हमारे पास 0 यहाँ पर हमें मिलता है। तो इस तरह से जो कंप्लीट साइकिल के लिए पूछा है तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। आप इन्हें नोट कर लें, हम फिर उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछे गए हैं उनकी तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2024 बोर्ड के मेन एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चन है उसे हम कर रहे हैं। RBSC बोर्ड मेन एग्जाम के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो हमसे पूछ रहा है कि इफ अल्टरनेटिंग करंट I = 4 sin ωt, हमें यहाँ पर गिवन है अल्टरनेटिंग करंट I जिसकी वैल्यू है 4 sin ωt, एंड वोल्टेज V = 200 sin ωt प्लस π/4। इस तरह से जो हमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है, तो दोनों चीज़ें गिवन है। सबसे पहले हमने इन्हें नोट करेंगे, फिर कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो इस सर्किट के अंदर जो एवरेज पावर है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, और हम जानते हैं कि जो एवरेज पावर होती है किसी एसी सर्किट के अंदर उसकी वैल्यू इजिकल टू होती है VRMS IRMS cos थीटा या cos फाई के।
तो इस तरह से जो एवरेज पावर होती है वो होती है VRMS IRMS cos फाई के, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है। सिंपली हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज को यहाँ पर रख देंगे। देखो हम I और V में से ही VRMS IRMS की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है कि I इज इक्वल टू होता है जनरल इक्वेशन I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास I0 आ जाएगा 4 के इक्वल। तो IRMS जब हमें निकालना होगा तो वो IRMS होता है I0 अपॉन रूट टू। तो I0 की वैल्यू रख दे 4, तो 4 अपॉन रूट टू हमारे पास IRMS की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से हम इस इक्वेशन V वाली को भी कंपेयर जब करेंगे V0 साइन ओमेगा टी से, तो यहाँ पर V0 की वैल्यू हमें, इससे भी हम कंपेयर करेंगे V0 साइन ओमेगा टी से, तो हमारे पास यहाँ पर V0 की वैल्यू जो है 200 आ जाती है। तो यहाँ से जब हमें VRMS की वैल्यू निकालनी होगी तो वो भी V0 अपॉन रूट टू, इसका मतलब 200 अपॉन रूट टू यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने IRMS और VRMS को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। फाई जो है फेज डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं करंट में, करंट का जो फेज है वो ओमेगा टी है, और वोल्टेज का जो फेज है साइन के अंदर जो एंगल आ रहा है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है। तो जब हम फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें कि फेज डिफरेंस यहाँ पर जो है वो कितना होगा, फाई की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, तो इसमें से हम इसको दोनों की फेज को माइनस कर लेंगे। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 माइनस ओमेगा टी, इनको हम माइनस कर लेंगे, सॉल्व करें तो ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, तो हमारे पास पाई बाई 4 जो है यहाँ पर फेज डिफरेंस फाई आ जाएगा। तो अब हम इस इक्वेशन जो हमारे पास है एवरेज पावर की, इक्वेशन नंबर 1, इसमें वैल्यूज रख दें। देयरफॉर एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS की वैल्यू यहाँ से रख दें 200 अपॉन रूट टू इंटू IRMS की वैल्यू हम यहाँ से रख दें 4 अपॉन रूट टू, और इंटू कोस फाई फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस हमारे पास है पाई बाई 4। आगे हमें इसे सॉल्व करना है। पाई बाई 4 जो हमारे पास होता है वो होता है 45, तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट टू। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास 1 अपॉन रूट टू आ जाएगी। ये हमारे पास हो जाएगा 800, रूट टू मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, और कोस पाई बाई 4 यानी कोस 45 और 1 अपॉन रूट टू इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये 1 अपॉन रूट टू आ जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा 400 टाइम्स, तो हमारे पास 400 अपॉन रूट टू जो है एवरेज पावर की वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। और भी हम इसको सॉल्व करना चाहें तो रूट टू की वैल्यू 1.414 रख देंगे, और इसको डिवाइड करके हम एवरेज पावर की जो यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम AC में जो पावर है वॉट के अंदर ही आएगी, उसे हमने कैलकुलेट यहाँ पर कर लिया, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इस तरह से जो है हमने ये 2024 बोर्ड का जो मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पर सॉल्यूशन करा। और इसी ही एग्जाम के अंदर 2024 मेन एग्जाम में इस चैप्टर से जो और क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम देखेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि एक LCR सर्किट है, LCR सर्किट में R की वैल्यू हमें गिवन है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है, XL की वैल्यू हमें गिवन है 110 ओम, XC की वैल्यू हमें गिवन है 110 ओम, और हमसे पूछा गया है कि इसका इम्पीडेंस हमें बताना है, यानी कि Z की वैल्यू हमें बतानी है। और हम Z हम जानते हैं रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। हमें R, XL और XC गिवन है, तो हम इजीली जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं। तीनों की वैल्यू दी हुई है, तो Z की वैल्यू ओम में हमारे पास निकल करके आ जाएगी। ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व करा है, पहले आया हुआ है, तो एज इट इज़ ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसी एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि प्रूव दैट द एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0। एज इट इज क्वेश्चन हमारा जो है अभी हमने पहले सॉल्व करा था कि प्योर इंडक्टिव सर्किट जो होता है उसके एक कंप्लीट साइकिल के लिए उसके अंदर जो एवरेज पावर होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो सेम एज इट इज़ बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम फिर से ही आया हुआ है, तो ये भी हमारे बिल्कुल सेम वैसे ही पैटर्न से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो इसी के अंदर पूछा गया है 2024 मेन एग्जाम में ही इस चैप्टर से, वो है द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन ए कंप्लीट साइकिल इज। तो हमसे मीन वैल्यू पूछी अल्टरनेटिंग करंट की फॉर कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो करंट की मीन वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हमने निकाला था कि एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू जो होती है पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए
जो एसी करंट के लिए, तो उसकी जो मीन या एवरेज वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ ये डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसके अंदर जीरो यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2024 बोर्ड के मेन एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल है। इसको हम देखते हैं। तो ये है, प्रूव दैट द पीक वैल्यू आई एम ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज √2 टाइम्स ऑफ इट्स रूट मीन स्क्वायर, यानी आरएमएस वैल्यू के, यानी कि आरएमएस वैल्यू जो होती है वो इसकी जो पीक वैल्यू होती है आई एम, उसका √2 टाइम्स, यानी इसको हम √2 से डिवाइड कर दें तो पीक वैल्यू के √2 टाइम्स के इक्वल होती है आरएमएस वैल्यू, करंट की आरएमएस वैल्यू। और ये चीज़ हम जानते भी हैं, वेल नोन इक्वेशन है कि करंट की आरएमएस वैल्यू आई एम या आई नोट अपॉन √2 के बराबर होती है। इस चीज़ को जो है प्रूफ हमें करना है, तो सिंपली आरएमएस का डेरिवेशन यहाँ पर करवा रहे हैं। तो डेरिवेशन में हम जानते हैं आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने कैसे फाइंड करी थी। तो हम यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर, तो हमने इसको सॉल्यूशन हमने कैसे करा था, करंट की वैल्यू को हमने निकाली थी आई स्क्वायर, टोटल टाइम के लिए इसको हमने कैलकुलेट करा था 0 से t dt के लिए। तो इस तरह से हमने, हमारे पास ये टोटल करंट की आई स्क्वायर का इंटीग्रेट हमने करा, और फिर इसको हमने 1/t करा, एवरेज हमने निकाला। तो हमारे पास एज फॉर स्क्वायर, तो करंट का स्क्वायर हमें करना है, मीन एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमने टोटल करा, पहले 0 से t टाइम के लिए इसकी वैल्यू निकाली, फिर इसको 1/t से डिवाइड करा, तो मीन हमारे पास आ गया। और रूट इसका हमें करना है, तो हमने यहाँ पर रूट भी ले लिया। इस तरह से रूट 1/t करके इसका एवरेज निकाला, मीन, और आई स्क्वायर के लिए कर रहे हैं यानी स्क्वायर के लिए, तो ये इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। इसमें हमें वैल्यूज रखनी है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा रूट में 1/T, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से T, आई स्क्वायर हम जानते हैं फॉर अल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू को रख दें यहाँ, तो ये हो जाएगा आई नोट का स्क्वायर, आई नोट स्क्वायर यहाँ आउटसाइड आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका सॉल्यूशन जब हम आगे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर आई नोट स्क्वायर अपॉन टी, इंटीग्रेशन 0 से T, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 - कोस 2 ओमेगा टी, क्योंकि 1 - कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर जो 2 आएगा उसे हटाने के लिए हम यहाँ 2 से भी डिवाइड करेंगे। ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर रख सकते हैं इस तरह से। ये वैल्यू हमने कैसे रखी है, क्योंकि हमें पता है कि 1 - कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह अगर थीटा की जगह ओमेगा टी हो तो ये 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमको केवल साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 - कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो इस तरह से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को हम वहाँ से पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज रखा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, 2 को हम यहाँ आउटसाइड ले लें और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो हमारे पास ये हो जाएगा, 2 को हम आउटसाइड ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट के अंदर आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2t, और इसका ऊपर वाली टर्म का इंटीग्रेशन कर दें तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास T माइनस 1 का dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो स्मॉल t माइनस कोस थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का होता है माइनस कोस, कोस का होता है प्लस साइन, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। और फिर यहाँ पर 2 ओमेगा टी का डिफरेंशियल अलग से जब हम करेंगे तो 2 ओमेगा आएगा, और इंटीग्रेशन में हम उससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी इसमें 0 से लेकर T तक। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा रूट के अंदर आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2t। यहाँ लिमिट अप्लाई करें तो सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जहाँ स्मॉल t है वहाँ T रखेंगे, माइनस ये अब ये लिमिट अभी हमने T को अप्लाई करना है इस पूरी इक्वेशन पे, तो यहाँ हमने रख दिया, माइनस इसमें रखेंगे तो साइन इस 2 ओमेगा को हम 2π T रख लेते हैं, और स्मॉल t की जगह हम T रखेंगे तो यहाँ T आ जाएगा, और अपॉन में हमारे पास 2 ओमेगा है, ओमेगा को हम 2π T भी रख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हमने अपर लिमिट को अभी इस पूरी इक्वेशन पे अप्लाई करा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं
माइनस, अब ये लोअर लिमिट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो टी की जगह जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस जब टी की जगह जीरो यहाँ रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म जो है हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो रूट के अंदर हमारे पास जो है ये वैल्यू निकल करके आ रही है। इसे हम सॉल्व कर लें। इसमें टी से टी कैंसिल हो रहा है, साइन 4 पाई, टू इंटू 2 पाई साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू होती है साइन 2 पाई और फिर 2 पाई। 4 पाई की वैल्यू यानी साइन जो जीरो की वैल्यू होती है वही 2 पाई की होती है, वही 4 पाई की होती है, वही 6 पाई की होती है, और हमें पता है साइन 4 पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो इस तरह से ये टर्म भी हमारे पास पूरी जीरो हो जाती है। तो ये केवल कैपिटल टी हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा आई नोट स्क्वायर कैपिटल टी अपॉन 2 कैपिटल टी, तो यहाँ कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो हमारे पास IRMS की चल रही है वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट के अंदर आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2, तो इसे हम रूट से आउटसाइड निकालेंगे तो आई नोट ऊपर आ जाएगा अपॉन रूट 2। तो इस तरह से हमने देखा कि IRMS जो होता है वो आई नोट का रूट 2 टाइम्स होता है। तो ये सिंपली जो है हमसे न्यूमेरिकल था, वैसे ये डेरिवेशन की फॉर्म में भी हम काउंट कर सकते हैं। तो हमने इसको सॉल्व करा और इसका हमने आंसर निकाला। तो इस तरह से 2024 में जो बोर्ड के मेन एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए थे हमने उनका 1 बाय 1 करके सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की है कि सभी का जो सॉल्यूशन है वो ईजिली हमें यहाँ पर समझ में आ जाए, ताकि इन पैटर्न पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम इजीली सॉल्व कर पाए। और आपने देखा भी कि कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल रिपीटेड थे, उसी पैटर्न पर आधारित थे, और बार बार बोर्ड उन्हीं क्वेश्चनों को, उन्हीं पैटर्न को बार बार दोहरा कर और बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो बोर्ड के अंदर हमसे न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछे गए हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो 2024 बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें आया हुआ न्यूमेरिकल है। इसे हम देख लेते हैं। वो है ए चार्ज 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस जो है हमारे को गिवन है 30 माइक्रोफैरड, या इसे हम 30 इंटू 10⁻⁻6 फैरड यहाँ पर लिख सकते हैं। कनेक्टेड टू ए 27 मिली हेनरी इंडक्टर, ये एक इंडक्टर से कनेक्टेड है जिसकी इंडक्टेंस हमें दे रखी है 27 मिली हेनरी, तो इसे भी हम 27 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी यहाँ पर लिख सकते हैं। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द सर्किट, तो फ्री ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, या हम कह दें कि हमसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पूछी गई है। तो हम जानते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन से कि XL इजिकल टू XC के बराबर होता है। XL को हम ओमेगा L लिख सकते हैं, और XC की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा C के बराबर होती है। तो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो 1/LC के बराबर आ जाती है। ओमेगा स्क्वायर को तो इससे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारी जो ओमेगा है वो 1/√LC के बराबर आ जाती है। ओमेगा को अगर हम 2πf लिखें तो यहाँ से f की जो वैल्यू है वो 1/2π√LC के बराबर आ जाती है। तो ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है, रेजोनेंस लीनियर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाता है, जो हमें डायरेक्टली भी याद होना चाहिए। और ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ओमेगा आर, जो 1/√LC है, ये हमें डायरेक्टली भी ध्यान होना चाहिए, और हम इस कंडीशन से भी इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमसे FR की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में डिमांड की गई है, फ्री ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमसे पूछी गई है। तो हम यहाँ पर ये इस FR की वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जो फॉर्मूला है 1/2π√L इंटू C। अब L और C दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों वैल्यूज़ हमको गिवन है, तो सिंपली हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास 1/2π√L की वैल्यू को हम रखेंगे 30 इंटू 10⁻⁻6 इंटू C की वैल्यू को हम रखेंगे 27 इंटू 10⁻⁻3, और हम इसका केवल हमें सॉल्यूशन जो है मैथमेटिकली इसका करना है, और सॉल्यूशन इसका जब हम करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व करके हमें आंसर दे देगा। फिर फ्रीक्वेंसी है तो इसका आंसर लीनियर फ्रीक्वेंसी है, आंसर इसका हर्ट्ज में हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व यहाँ पर कर लेंगे। 2024 बोर्ड के मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसी मॉडल पेपर के अंदर 2024 बोर्ड मॉडल पेपर में हमसे पूछा गया है, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कन्वर्ट कर रहा है 220 वोल्ट को 1100 वोल्ट में। तो हमको दो वोल्टेज दे रखी है, प्राइमरी कोइल पर वोल्टेज दे रखी है V1 और V2 हमें गिवन है, V1 और V2 दोनों हमें गिवन है। उसके बाद यदि
इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल इज 800, सेकेंडरी कोयल पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी हमें गिवन है। हमसे पूछा है कि प्राइमरी कोयल पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है यानी N1 जो है वो क्या होगा, तो हमें पता है वोल्टेज और जो नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन जो है ये होता है, ये अननोन है जो हमें फाइंड करना है, बाकी तीनों चीज़ें हमें गिवन है, इजीली हम सॉल्व कर लेंगे, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हम इसको देख रहे हैं, तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बोर्ड के पिछले 3 सालों में ही तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी 2024 मॉडल पेपर में ही है, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर एंड पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो हमसे करंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है और जो इसकी पीक वैल्यू होती है आई नॉट, इनके बीच में रिलेशन पूछा गया है, और इनके बीच में रिलेशन होता है आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन √2, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने ये रिलेशन डिराइव करा है। तो इसी का डेरिवेशन फिर से एक और रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सेम एज इट इज़ यहाँ पर सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज, कितने टाइम्स होती है ऑफ इट्स पीक वैल्यू, तो इसकी पीक वैल्यू का ये 1 ये √2 टाइम्स होती है। तो हमसे ये पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स है कि कितने टाइम्स होती है आरएमएस वैल्यू जो होती है इसकी पीक वैल्यू का कितने टाइम्स होती है, तो पीक वैल्यू का ये √2 टाइम्स होती है। अगर पीक वैल्यू को √2 टाइम्स हम कर दें या 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आरएमएस वैल्यू हो जाती है। तो सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर जो है ये सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी मॉडल पेपर में पूछा गया न्यूमेरिकल है, इतने सारे न्यूमेरिकल जो है सारे रिपीटेड न्यूमेरिकल जो बोर्ड ने बार बार इस मॉडल पेपर में पूछे हैं, वो है द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अभी हमने देखा था प्योर रेजिस्टिव के लिए, फॉर प्योर कैपेसिटिव के लिए, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए या रेजोनेंस सर्किट के लिए, हमने इसी वीडियो के अंदर देखे हैं। तो रेजिस्टिव की बात करें तो उसमें पावर फैक्टर निकालना है जो कोस फाई के बराबर होता है। यहाँ पर फेज डिफरेंस रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो होता है वो 0 होता है, तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू 1 जो है हमारे पास निकल करके आ जाएगी। अब हम बात करें 2023 के अंदर जो बोर्ड की सप्लीमेंट्री में आए हुए क्वेश्चन की हम बात करें, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम जो हुआ उसके अंदर जो न्यूमेरिकल पूछे गए वो हमसे केवल एक न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा, एक तो रिलेशन डिराइव कराया है कि आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच में रिलेशन, यानी कि आरएमएस और पीक वैल्यू का रिलेशन डिराइव कराया है। ये डेरिवेशन हमने पिछले में भी करा था, इस साल भी आया है, 2023 में भी आया है, तीनों बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके अलावा जो एक न्यूमेरिकल और यहाँ पर पूछा गया है वो न्यूमेरिकल है ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट 220 वोल्ट को 1100 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर है जो उसकी वोल्टेज V1 दी हुई है, V2 हमें दी हुई है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कोयल में गिवन है, वही फर्स्ट कोयल में पूछे हैं। सेम रिपीटेड क्वेश्चन जो है 2023 के सप्लीमेंट्री एग्जाम का है, उसे ही 2024 के मॉडल पेपर में यहाँ पर दिया गया। एक रिएक्टेंस की यूनिट पूछी है, तो रेजिस्टेंस हो चाहे रिएक्टेंस हो चाहे इम्पीडेंस हो, तीनों की जो यूनिट है वो ओम होती है। तो इस तरह से ये यहाँ पर यूनिट यहाँ पर हमारे सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये इसका हो गया। 2023 में ही मेन एग्जाम के अंदर, मेन जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। वो पूछा गया है 2023 के मेन बोर्ड का एग्जाम के अंदर, उसमें हमें आई की वैल्यू दे रखी है करंट की, वो है 200 sin 60 पाई टी प्लस π/6, ये वैल्यू हमें गिवन है करंट की, और हमसे पूछा है कि यहाँ पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, लीनियर फ्रीक्वेंसी हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी हमसे यहाँ पर पूछी गई है, एमसीक्यू की फॉर्म में है। तो हम जानते हैं कि आई जो होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर हम इसको कंपेयर करें इक्वेशन को, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से, तो हम यहाँ देखेंगे टी के जो मल्टीप्लाई में है वो ओमेगा के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू आ जाता है 60 पाई। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf, तो इजिकल टू हो जाएगा 60 पाई के, यहाँ 2 से 60 कट जाएगा 30 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो f इजिकल टू हमारे पास 30 हर्ट्ज जो है आंसर आ जाता है। और MCQ है तो MCQ में 30 हर्ट्ज जो है
हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये मेन एग्जाम में जो आए हुए न्यूमेरिकल हैं, तो हमने देखा कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। हर साल बोर्ड में इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और उसके जो पैटर्न है वो कुछ फिक्स्ड पैटर्न है, उन्हीं पर बेस्ड जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं डेफिनेटली वो इन्हीं पैटर्न पर बेस्ड होंगे। तो इनमें जितने भी पैटर्न और जैसे भी क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी का सॉल्यूशन कराने की मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है। आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझते हुए अगर हम सॉल्व कर लेंगे, एक बार हम एक पैटर्न को बहुत अच्छे से समझते हुए अगर उसका सॉल्यूशन हम कर लें, तो उस पर बेस्ड कभी भी कैसा भी चाहे न्यूमेरिकल हो, कुछ भी चीज़ उसमें पूछी गई हो, तो हम उसका ईजिली जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से करिए, समझ के करिए, अंडरस्टैंड करके करिए और ध्यानपूर्वक एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ के क्या उसकी क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, कौन सी चीज़ हमसे आस्क की गई है और एक से ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पूछी गई है और क्या क्या पूछा गया है, एक एक का सॉल्यूशन विथ यूनिट हम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से अगर पूरा करेंगे तो हमें निश्चित रूप से बोर्ड के अंदर अधिक से अधिक मार्क्स जो है हम ऑब्टेन कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। तो धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे और उसमें जो भी न्यूमेरिकल हैं, जो बोर्ड में पूछे गए न्यूमेरिकल हैं, उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे।